हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मॉर्गन स्टैनली हाइक्स इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.7%। देखो ये ना आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल भी इवन की कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस अपने देती हैं फोरकास्ट क्या रहेंगे। आप देख रहे हो बहुत डिफरेंस है, कोई घटा रहा है 6% पे ले गया, कोई बढ़ा रहा है। सो ये एक टेबल बना लेना और वहाँ पे ना लिख लेना, एक तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या है और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए क्या है। चलिए, ये मॉर्गन स्टैनली ना आपका अमेरिकन की एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका एक मिड ईयर आउटलुक आता है, वो देते हैं हर कुछ थोड़े टाइम के बाद। उसमें उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, वो उन्होंने बढ़ा दिया है, 6.7% कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक एस्टिमेट अप्रैल में निकाला था, वो कम का था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 6.7% कर लिया है, तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। चलिए, इसके साथ साथ इन्होंने जीडीपी का आपका फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए भी दिया है। सो फाइनेंशियल ईयर 28 यानी कि आपका जो अप्रैल 27 से लेके मार्च 28 तक का टाइम पीरियड रहेगा, उसके लिए उन्होंने 7% दिया है। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर हम करंटली जिसमें हैं उसके लिए 6.7% दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है अप्रैल टू जून, यानी कि हम जिसका मई मंथ में है, तो इसके जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% से ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर। चलिए, इसके साथ साथ इन्होंने इन्फ्लेशन के भी दिए हैं। सो करंट जो हमारा फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन हमारी एवरेज 4.7% की रहेगी एज़ पर देयर फोरकास्ट। एंड देखिए, ये क्यों थोड़ी आपने देखा है कि पिछले साल देखो डिफ्लेशन भी रहा और बहुत कम परसेंट से हमारी बढ़ी है इन्फ्लेशन, बट इस साल ये इतना क्यों रहेगा। आप हमें भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ बढ़ गया है आपका, बेसिकली क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसके साथ जो इंडियन रुपी है वो भी हमारा वीक हो रहा है, तो जो हम बाहर से फिर सामान प्रोक्योर करते हैं ना आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो भी हमारा महंगा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसके साथ साथ इन्होंने इंटरनेशनल लैंडस्केप की भी बात की है और इन्होंने बताया है कि ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी 3.2%, तो मतलब ये इन्होंने ग्लोबल पूरा एक एवरेज आउट निकालते हैं कि सारी इकोनॉमीज़ का अगर देखें तो 3.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो करेगी इन 2026। तो देखिए, ये अगर आप इसको इंडिया के नंबर से कंपेयर करो तो इंडिया तो बिल्कुल डबल से ग्रो कर रहा है अगर हम लोग वर्ल्ड एवरेज की बात करें। चलिए, नेक्स्ट है आरबीआई डिसाइड्स टू कीप काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इनएक्टिव। देखो, हमें पता है कि आरबीआई ने आपका मैंडेटेड है, बेसिल 3 नॉर्म्स में भी है, उसके बाद आरबीआई ने अपने एडिशन करके पूरा बताया हुआ है कि हमारे बैंक्स को कितना कैपिटल मेंटेन करना होता है, उसके बाद बफर भी दिए होते हैं, ठीक है। अब उसके ना ऊपर भी एक बफर एक और टाइप का होता है विच इज़ योर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो अभी क्या है, वो जब ज़रूरत लगती है तब उसको एक्टिवेट कर देते हैं आरबीआई, तो जब उनको नहीं है, उनको नहीं लग रहा है अभी ज़रूरत है, तो वो इनएक्टिव ही है। तो चलो ये बफर को भी ना समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये ना एक ऐसा है कि साइकिल्स, देखो नाम में ही है ना काउंटर साइक्लिकल। हमें पता है कि देखो उतार चढ़ाव तो हर जगह लगे ही रहते हैं बिजनेस में, इकोनॉमी में हमेशा। तो उसी के लिए ये फंड बनाया गया है कि कभी अगर लगे कि बैंकिंग सिस्टम का टाइम ख़राब आ रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, आपके डिफ़ॉल्ट्स बढ़ सकते हैं लोगों के पास, मतलब क्योंकि अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है, आपका डिप्रेशन में इकोनॉमी है, तो लोगों की कमाई नहीं होगी, वो लोन्स कैसे देंगे। तो उस टाइम में ना क्या होता है, आरबीआई ना बैंक्स को बोल देती है कि आपको ना अपना बफर और मेंटेन करना है, ठीक है, जिसे हम लोग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बोलते हैं। उससे क्या होगा, बैंक्स ना आगे कम पैसा लेंड करेगी और उनके पास खुद ज़्यादा पैसा रहेगा अपने पास, कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में वो उसको हैंडल कर सकते हैं। So it is a protective rule that requires banks to set aside extra money during good economic times when bank lending is growing very fast. तो ऑब्वियसली देखो, पैसा ये बफर तो तब बनाओगे ना, अलग से रखोगे जब अच्छा कमाई कर रहे हो। और इसका मतलब क्या है, बेसिकली देखो कि अच्छे वक्त में पैसा थोड़ा जोड़ के साइड में रखो जिससे वो आपके बुरे वक्त में यूज़ आ सके, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या है कि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन करती है या फिर बोरोवर्स आपका लोन नहीं रीपे कर पाते हैं तो आप उस लॉसेस को अपने कवर कर सको, ये ना हो कि बिल्कुल हमारा फाइनेंशियल सिस्टम गिर ही जाए।
चलिए, ये जो बफर है ये आपका रेंज करता है 0 to 2.5% के बीच में, कहीं पे भी रेंज कर सकता है। और ये किसका होता है? परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स हमें पता है कि हर आपका बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं? उनके लोन्स होते हैं। तो हर टाइप ऑफ लोन के लिए ना आपके रिस्क वेटेज आरबीआई देता है और उससे मल्टीप्लाई करके आपके टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकलते हैं। उसका परसेंटेज आपका बेसिकली रखना होता है कि इतना % बफर आपको अगर मेंटेन करना है। और ये जो मैकेनिज़्म है ये बेसल 3 के अंदर पहली बार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उससे सीखा था कि ऐसा भी हमें एक बफर मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है ICICI बैंक एंड वीज़ा लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट USD डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड। और ये उन्होंने NRIs के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि देखो उन लोग फ़ॉरेन में ऑब्वियसली फ़ॉरेन करेंसी में इनकम होती है, कन्वर्जन का लॉस हो जाता है, तो उसके लिए उनके लिए डायरेक्टली उन्होंने USD डिनोमिनेटेड इशू किया है। और ये इशू किया है थ्रू ICICI's इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट, जो आपकी गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। चलिए, जो डेबिट कार्ड है ये आपके ICICI बैंक USD ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट से लिंक होगा, उसका डेबिट कार्ड रहेगा। और NRIs इसमें क्या है, अपनी जो अर्निंग्स उन्होंने बाहर से अर्न की हैं और उसको USD में कन्वर्ट करवाया है, तो वो उसी में ही रख सकते हैं। उनको बार बार उसको INR में कन्वर्ट करा के, और मानो अभी INR किया, मुझे वापस USD करना है, तो वो जो एक होता है ना, क्योंकि देखो रुपी वीक होता है तो आपको कम USD मिलेगा अगर मैं बाद में कन्वर्ट कराती हूँ, तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जब भी मानिए इस आपके डेबिट कार्ड से वो कुछ भी खर्चा करेंगे, तो जो है उनको 0% फॉरेन एक्सचेंज और मार्कअप फीस देनी होगी और कोई भी GST नहीं लगेगा। देन इसके साथ साथ आपका जो कार्ड है वीज़ा के साथ, ऑब्वियसली उन्होंने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप किया है, तो वीज़ा इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म है, उस पर इसे लॉन्च किया जाएगा, उसके साथ इसे लिंक किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ इसमें EMV चिप टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिससे बहुत सिक्योर रहेंगे। ATM पे भी यूज़, ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी डेबिट कार्ड्स के देखो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो सब इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च द फिक्स डिपॉजिट्स बैग बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो आपके बिल्कुल जो फाउंडर्स होते हैं ना, इन्हें अभी देखो स्टार्टअप कल्चर इतना बढ़ चुका है, उनके लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। और ये क्या है, नाम में ही लिखा है FD से बैकिंग इसकी होगी, मतलब एक कोलेटरल एक तरह से मान लो। सो FD मतलब 50,000 की स्टार्टिंग FD आप रख सकते हो और उसके अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और देखिए ये बेसिकली आपके क्यों लॉन्च किया गया MSMEs या एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उन्हें एक तो फाइनेंसेस वो अपने पर्सनल और बिजनेस अलग रख सकते हैं, एक बिजनेस कार्ड उनके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री देखो, इसके लिए तो हम पर्सनल क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं अपना, कि क्रेडिट हिस्ट्री एक बिल्ड हो जाती है, आगे आपको लोन्स लेने आसान हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पूरे ट्रैक कर सकते हो कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ हैं, कि मुझे कोई खर्चा कम करना है या ज़्यादा करना है। फीचर्स क्या है, FD बैक्ड रहेगा ऑब्वियसली। एंड इसके साथ साथ बिजनेस ओनर्स को एड ऑन कार्ड्स भी बल्कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले सकते हो, जिससे आप स्पेंडिंग लिमिट्स को चेक में रख सको। उसके साथ साथ UPI पेमेंट करनी है, मर्चेंट पेमेंट्स, कहीं पे भी कुछ है आपका पूरी पेमेंट्स हो जाएगी और आप उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो रियल टाइम में। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ की फ़ीस देनी है। इसके साथ साथ आपकी एनुअल स्पेंडिंग अगर 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो ये सारी ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ीस आपकी वेव्ड ऑफ है। और 45 डेज़ तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट रहेगा आपका, मतलब उसके 45 डेज़ के अंदर अगर आप पे कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉरेक्स मार्कअप बिल्कुल 0% रहेगा, ताकि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी आराम से कर सको और ट्रैवल पे भी पर्क्स मिलेंगे। चलिए, PFRDA इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स फॉर बेटर पे आउट्स अंडर NPS। देखो NPS में ना जो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हमारे सारे पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है इंडिया में, वो NPS में ना चेंजेस कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो अब उन्होंने ना और रिटायरमेंट को देखो ईजी बनाने के लिए, क्योंकि देखो क्या है, वो NPS में जो पैसा है तो वो जो उसने भी सब्सक्राइबर है उन्हीं का है ना, तो उनको और आसानी रहे, उनके लिए और ऑप्शंस रहे, इसके लिए वो इसमें चेंजेस ला रहे हैं। अब उन्होंने एक न्यू रिटायरमेंट इनकम स्कीम लॉन्च की है। सो इस स्कीम में क्या है, देखो एक क्या फेज़ होता है, 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज़, एक होता है डिक्यूमुलेशन फेज़। एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है, जब मैं पैसा किसी स्कीम में डाल रही हूँ, ठीक है, और वो अपने ग्रो कर रहा है, वो एक्यूमुलेशन फेज़ कहलाता है। जब मैं 60 साल की हो जाऊँगी, मानो अब मुझे चाहिए कि मेरे को मंथली इनकम आती रहे, तो वो क्या है, वो आपका डिक्यूमुलेशन फेज़ बन जाता है, ठीक है। जब आप सेव करना बंद कर देते हो, उसमें पैसे डालना बंद कर देते हो, बल्कि अब आप विड्रॉ करते हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें रिटायरीज़ को अलाउ किया गया है टू चूज़ फ्लेक्सिबल पीरियोडिक पे आउट ऑप्शंस
वाइल सपोर्टिंग द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। मतलब कि अब ये नहीं है कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो उसके साथ भी अगर आप चाहते हो कि मेरा जो पैसा है मैं और डालना चाहती हूँ उसमें, और विड्रॉ भी करना चाहती हूँ, जैसे खाते हो गए ना, मैं विड्रॉ यूसेज के हिसाब से मुझे विड्रॉ भी करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो पैसा अगर मैं नहीं विड्रॉ कर रही हूँ उसी में पड़ा है वो ग्रो भी करता रहे। तो उसके लिए ये न्यू आपकी रिटायरमेंट इनकम स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पैसा आपका पहले क्या होता था वो बंद कर देता था ग्रो करना, उस पर कुछ भी मिलता नहीं था, लेकिन अब वो करता रहेगा ग्रो भी। और इससे पहले क्या होता था, देखो जो भी एनपीएस अकाउंट होल्डर्स होते थे ना, उनको अपना ना एनपीएस अकाउंट बंद करना होता था। ठीक है, जब वो 75 ईयर्स में, 75 मैक्सिमम था, उसके बाद आप नहीं होल्ड कर सकते थे। लेकिन अब जो नए रूल्स है ना, उसमें क्या है, आपके चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सब्सक्राइबर्स है, कोई भी है, दे कैन चूज टू मेंटेन एंड कंटिन्यू देयर एनपीएस अकाउंट्स अप टू द एज ऑफ 85। तो उन्होंने एज लिमिट भी आपकी बढ़ा दी है। चलिए एक बार ना करंट सिस्टम समझ लेते हैं, उससे ना आप थोड़ा अच्छा समझ पाओगे। अभी क्या है, जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब भी वो रिटायर होंगे तो वो 60% तो अपना जो कॉर्पस है उसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब उसको वन टाइम आप विड्रॉ कर लो और वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री विड्रॉ हो जाता है। बाकी जो 40% होते हैं ना, मतलब मानो मैंने 100 रुपये है, 100 रुपये में से 60 रुपये में विड्रॉ करूँगी, बाकी जो 40 रुपये है उसका मुझे एन्यूटी लेना होता था। एन्यूटी आपको याद है, हमने पिछली क्लास में बात की थी, है ना। तो एन्यूटी क्या होता है, आपको मंथली पेमेंट आती रहती है एक रेगुलर, जो भी आपका कॉर्पस होगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाती है। अब क्या है, पुराने सिस्टम में जो 60% लमसम पोर्शन था ना, तो लोग क्या होते थे, एक ही बार अपना निकाल लेते थे, उसके बाद उनको यूज़ करना है, उनको एफडी करनी है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अब जो ये नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम है ना, इसमें क्या है, उनको ऑल्टरनेटिव वेज भी दिए जाएंगे कि अगर आपको वो 60% भी आप चाहते हो कि मुझे नहीं इन्वेस्टेड ही रखना है, मुझे इस पर भी अर्निंग रखनी है, तो आप रख सकते हो। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट जायंट प्रूडेंशियल पीएलसी अनाउंस्ड इट्स प्लान टू बाय अ कंट्रोलिंग 75% स्टेक इन भारती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर है ये, टेक ओवर है, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए अब क्या है, 75% ओनरशिप अगर प्रूडेंशियल को लेनी है तो ये किस तरह लेंगे। देखो 60% तो ये डायरेक्टली भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक है, ठीक है, भारती लाइफ इंश्योरेंस में, उनसे ले लेंगे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 15% जो है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स 361 एसेट मैनेजमेंट के पास है, ये 15% उनसे लेंगे, जिससे इनका स्टेक 75% हो जाएगा। ये कंट्रोल में आ जाएंगे पूरे आपके भारती लाइफ इंश्योरेंस के। और टोटल डील की 3500 करोड़ की आपकी वैल्यू रखी गई है। चलिए अब इसमें क्या है, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, ऑब्वियसली इनको अप्रूवल्स अभी लेने होते हैं आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, आपकी IRDA से, तो सब कुछ इनको अभी अप्रूवल्स लेने होते हैं, सिर्फ अभी अनाउंसमेंट है। चलिए ये अभी क्या है, एक बात याद रखिए, प्रूडेंशियल ऑलरेडी इंडिया में, अब देखो मेजॉरिटी स्टेक भारती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये ले लेंगे, और दूसरा इनका प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड में है। और अभी ना इनकी एक माइनॉरिटी होल्डिंग्स भी है। मेजॉरिटी तो क्या होता है कि 50% से आपका ज़्यादा, जिससे उनके पास सारा रोल हो जाता है। माइनॉरिटी होल्डिंग्स अभी इनके पास हैं 2 और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ में, जिसमें से 35% है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, और 22% है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। अब देखो एक ना रेगुलेटरी कंडीशन है जो इन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी अगर इनको ये डील गो थ्रू करवानी है। ठीक है, वो क्या है कि इनको ना अपना ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि क्या है, भारतीय लाइफ और प्रूडेंशियल जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, सेम कंपनियां होगी, कॉम्पिटिटर फर्म्स हो गई, तो अगर आप दोनों में स्टेक रखोगे तो किसका आप बेटरमेंट चाहोगे, तो वो हो गया ना आपका जो होता है इंटरेस्ट क्लैश हो जाता है। तो इसलिए अब इनको रिक्वायर्ड है कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को इनको बिलो 10% लाना पड़ेगा, क्योंकि 10% से नीचे जो होता है हमें पता है ना, वो FPI हम मानते हैं, तो वो क्या है, वो आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल उसमें नहीं रह जाता है। तो इनको ये 10% से नीचे अब लाना पड़ेगा, उसके बाद ये भारतीय लाइफ इंश्योरेंस वाली डील इनकी क्लोज हो सकती है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर्ड अ मैसिव $3 बिलियन, जो कि आपके इंडियन रुपीज़ में 26,850 करोड़ का प्रपोजल होगा, बाय UAE बेस्ड बैंकिंग जायंट एमिरेट्स NBD
to buy up to 74% stake in India's RBL Bank. Again very important takeover. तो इसमें क्या है, एमिरेट्स का जो NBD बैंक है उनको परमिशन मिल गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि आप अभी अप टू 60% का कंट्रोलिंग स्टेक ले लो। उसके बाद वो एक, जब इनको 60% मिल जाएगा, वो एक ओपन ऑफर निकालेंगे टू बाय एक्स्ट्रा 26%, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि 74% पे हम कैप करेंगे जो हमारा वो रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा RBL बैंक में। बेसिकली घूम फिर के ना इनको 74% का स्टेक लेना है RBL बैंक में। डिफरेंट देखो उसके लिए वेन्यूज़ ऑब्वियसली, क्योंकि ना एक ही पार्टी के पास इतना, जब इतनी बड़ी कोई बैंक या वो होता है ना, तो एक ही पार्टी के पास स्टेक नहीं होता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपके RBL बैंक 95.91 करोड़ न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेगा एट ₹280 पर शेयर। ये ना देखो आपके ना टेक ओवर के, मर्जर एंड एक्विजिशंस के ना डिफरेंट वेन्यूज़ होते हैं कि पुराने शेयर्स ही खरीदने हैं, नए इशू करके, इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये वेन्यूज़ होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें क्या है आपकी ना, देखो अक्टूबर 2025 में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये है कि उसी के आगे अब ये पूरी प्रोसेस चल रही है, और फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है यानी जून तक ये चाहते हैं ये पूरी डील आपकी फाइनलाइज हो जाए। अब RBL बैंक के लिए क्या चेंज होगा ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो एमिरेट्स NBD है ना, वो अपनी जो भी इंडिया में इनकी ऑलरेडी ब्रांचेस हैं उसको डिज़ोल्व कर देंगी और उन्हें RBL बैंक के साथ मर्ज कर देंगी। तो यानी कि अब गोइंग फॉरवर्ड आपका RBL बैंक के नाम से एमिरेट्स NBD इंडिया में काम करेगा। और एक बार डील हो जाएगी सो एमिरेट्स NBD विल टेक ओवर कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ RBL बैंक, और इंडियन बैंकिंग लॉज के अंतर्गत RBL बैंक विल देन बी रीक्लासिफाइड एज होली ओन्ड फॉरेन बैंक सब्सिडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट है असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इंडियाज वेरी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फिडकीटल बैंक ब्रांच इन गुवाहाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो देखो ये ना फिगिटल जो है ना, PHY वर्ड लिया गया फिजिकल से, गीटल लिया गया डिजिटल का, ठीक है। सो फिर उसको मिला के आपकी फिगिटल ब्रांच बनी है। चलिए ये जो ब्रांच है ना आपकी गुवाहाटी में, इसे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बनाया है और गुवाहाटी में लॉन्च किया है। ये आपका एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन ब्रांच है, कंबाइन करेगा आपके फिजिकल बैंक के और डिजिटल सिस्टम्स के सारे बेनिफिट्स को। तो मॉडल क्या है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन फिजिकल बैंक स्पेसेस एंड एडवांस डिजिटल सिस्टम्स। तो ये देखो एक ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच में ह्यूमन ट्रस्ट है, अभी भी ना लोगों का डिवाइसेस या डिजिटल उस पर प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट नहीं आया है, तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली देखो उस ट्रस्ट को भी बनाएंगे विद स्पीड ऑफ ऑटोमेटेड टेक। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी ब्रांच है इसमें AI एनेबल्ड सेल्फ सर्विस कियोस्क रहेंगे, फुली पेपरलेस कैश डिपॉजिट्स होंगे, विड्रॉल्स होंगे, मतलब सब कुछ डिजिटल होगा पर करेंगे ह्यूमंस बैठ के। देन इसके साथ साथ ये जो ब्रांच है इसमें कस्टमर्स इवन की क्रेडिट भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली वाया देयर स्टैंडर्ड UPI इंटरफेस विदाउट फिलिंग आउट सेपरेट टीडियस नोन एप्लीकेशन। मैं समझ रही हूँ ना, लोग सामने बैठे हैं, आपको पता है कि हाँ ये बैंक के ऑफिसर्स हैं या बैंक के लोग हैं, लेकिन वो आपसे कोई भी पेपर वर्क नहीं कराएंगे, सब कुछ डिजिटल कराएंगे। तो समझ गए ना, उन्होंने दोनों जो एक ट्रस्ट होता है ह्यूमन फैक्टर का और जो डिजिटल जाने का आसानी होती है उस सब को मिक्स करके ये ब्रांच बनाई है। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी अनाउंसेस मेजर रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई फार्मर्स लाइव्स अंडर PM मोदीज रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने मेजर रिफॉर्म्स बताए हैं। चलिए पहले हाउस होल्ड पेस्टिसाइड रिटेलर्स के लिए चेंजेस हैं। सो देखो अभी क्या है, एक ना बहुत बड़ा ना एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरना पड़ता था अगर कोई भी किसी को नया लाइसेंस लेना है, रिन्यू करना है, जिसको भी बेचना है या स्टोर करना है हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स को, तो उसको बिल्कुल उन्होंने ईजी कर दिया है, सिंगल पेज फॉर्मेट। ये आपका पार्ट किसका बन जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। इसके साथ साथ देखो आपकी ना पूरी जो भी प्रोडक्ट्स होती थी उसकी पूरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन, शिपिंग की सब कुछ देनी पड़ती थी, वो भी हटा के उन्होंने कह दिया है कि प्रोडक्ट्स पे ना QR कोड्स लगाएंगे, ठीक है। आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क होता था इतना बहुत टीडियस हो जाता था, उसको अब कहीं ना कहीं उन्होंने आसान कर दिया है। दूसरा पॉइंट है स्मूदर अप्रूवल्स फॉर न्यू फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजीज़। तो देखिए ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड नई नई टेक्नोलॉजीज़ लोग इन्वेंट करें, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपके फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 में चेंजेस किए हैं। तो उन्होंने जो अप्रूवल सिस्टम होता था ना बहुत स्लो सा होता था पहले, देखो इतना मतलब पता है सालों लग जाते थे अप्रूवल लेने में, तो उसको भी उन्होंने अब चेंज किया है
जो भी आपकी अब सेंट्रल फर्टिलाइज़र कमेटी है वो अकेले ही अप्रूवल्स को हैंडल करेगी। अगेन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देन आपका इवन की in principle agreement has also been reached to exempt inorganic fertilizers that already meet high quality and safety standards from undergoing long mandatory field trials। क्योंकि देखो फर्टिलाइजर्स की कमी आजकल महसूस हो रही है ना, इसलिए ये चेंजेस आपके आए हैं। नेक्स्ट है ड्रास्टिक कट्स टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ब्यूरोक्रेसी। ऑब्वियसली देखो हम चाहते ही हैं कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हम पीछे क्यों रहेंगे। तो एग्जिम कमेटी से ना पहले बहुत अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो, इम्प्रूव करते हो सीड्स या कुछ भी, तो वो भी अब उन्होंने हटा दिया है। इसके साथ साथ आपके जो कस्टम पोर्ट्स हैं 649 जितने भी इंडिया के हैं उनको भी डिजिटली इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो आपका ना एक पूरा सिस्टम प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ उन्हें लिंक किया गया है। और ये जो है इस सिस्टम को आइस गेट आपका ना पूरा इंडिया का ना कस्टम्स का एक सिस्टम है, ठीक है, पूरा आपका सेंट्रलाइज्ड, उसके साथ अब प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम को भी जोड़ दिया गया है। So importers can now complete clearings through a unified single digital application। चलिए लास्ट है लॉन्चिंग भारत विस्तार, एक वन स्टॉप एआई प्लेटफॉर्म रहेगा। तो देखो फार्मर्स को ना बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स अलग अलग, मतलब वही है कि सरकार क्या कर रही है, सब कुछ ना एक जगह पे लेके आ रही है, क्योंकि देखो आसान ही हो जाता है ना जब चीज़ें एक जगह पे होती हैं। घर में भी देखो अगर हम चीज़ें इधर उधर कहीं रख देते हैं तो ढूंढने में लगता नहीं है, ये खाना ढूंढो वो ढूंढो वो ढूंढो। अगर एक जगह पे चीज़ है, हमें पता है कि सब कुछ यहीं पे पड़ा है, आपको आसानी होती है। वही एक देखो सिंपल से लॉजिक होते हैं चीज़ों के पीछे। चलिए गवर्नमेंट भारत विस्तार एआई इन एग्रीकल्चर लॉन्च कर रही है। सो इसमें क्या है, फार्मर्स जितना भी एग्रीकल्चर डेटा उनको रिक्वायर्ड है एक ही सेंट्रलाइज जगह पे उनको मिल जाएगा, किसी भी दिन रात किसी भी घंटे जाएंगे उनको ये अवेलेबल रहेगा। देन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ कंट्री वाइड रोड मैप फॉर शी मार्ट्स। तो शी मार्ट्स आपके बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर मार्ट्स रहेंगे। और देखिए ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया। तो आपके पेपर जो ईएसआई का पेपर है उसमें जेंडर इश्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। देखो मैंने आपको साथ साथ बताती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या कोटिंग आप दे सकते हो। चलिए ये जो है ना ये आपका यूनियन बजट 26-27 में अनाउंस किया गया था शी मार्ट इनिशिएटिव, तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसमें क्या है, आपकी कम्युनिटी ओन यानी कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओन करेंगे वो रिटेल शॉप सेटअप करेंगे अपने लोकल एरियाज़ में, जहाँ पर भी हैं विलेजेस में या कुछ भी में, तो उसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरा उसे रन करेंगे, तभी इसका नाम शी मार्ट्स रखा गया। हर ज़रूरत का सामान वहाँ पे डेली का मिलेगा। चलिए इसमें क्या है आपका, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट में, क्रेडिट भी लेने में इनको इतनी आसानी हो चुकी है इसके थ्रू। सो ये बात आप पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखना। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे हेल्प करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि क्या है आपस में मिलके अपनी सेविंग्स करते हैं, उसे पूल करते हैं, और इन्हें जब आपस में मिलके करते हैं ना ग्रुप की तरह लोन लेने जाते हैं तो इनको बैंक लोन भी आसानी से मिल जाता है। जैसे आपका बैंक सखी प्रोग्राम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन को ट्रेन करता है टू वर्क एज लोकल बैंकिंग असिस्टेंट्स इन देयर विलेजेस। देन बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखो विमेन को अपने पूरे आसपास के एरिया में, ये नहीं कि सिर्फ अपने मेंबर्स को ही, अपने एरिया में हेल्प करती हैं बिजनेसेस बनाने में, उनको ट्रेनिंग देती हैं, पूरा चलाना सिखाती हैं। जैसे कि आपका महिला आर्थिक विकास महामंडल है जो बिजनेस सिखाता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाता है विमेन को। नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडरशिप में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का देखो बहुत रोल है, आपकी उनको इवन की डिसीजन मेकिंग स्किल्स ये सब भी दे रहा है कि कल को विमेन आगे पॉलिटिकल रोल्स लें। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करती हैं स्पीक्स अप फॉर मिलियंस ऑफ विमेन वर्कर्स इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। देन पॉवर्टी एंड करने में हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो काम करेंगी तो घर में कमाई आएगी, आपकी ऑब्वियसली पॉवर्टी एंड होगी। सो आपकी कुटुम्बश्री मॉडल है विच शोज़ हाउ विमेन लेड ग्रुप्स कैन सक्सेसफुली वाइप आउट पॉवर्टी एंड इम्प्रूव लोकल गवर्नेंस। इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्म में भी ऑब्वियसली देखो जब आपके ढेर सारी औरतों को मिलके वॉइस मिलती हैं, आपस में वो देखती हैं कि नहीं हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, तो वो ईविल जो सोसाइटी में है उसके अगेंस्ट भी लड़ती हैं।
चलिए गवर्नमेंट की भी स्कीम्स देख लेते हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए। आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, तो ये एक गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज प्रोग्राम है जिसमें आपके अभी तक 10.05 करोड़ विमेन को सक्सेसफुली आपके लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा चुके हैं, टुगेदर ला चुके हैं इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आपके मतलब तकरीबन 10 करोड़ विमेन मिलके 90.90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना चुकी हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है आपके लिए। देन लखपति दीदी इनिशिएटिव, ये तो देखो बहुत फेमस है। सो ये अंडर आपके डे NRLM के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि फोकस है कि हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरत है ना वो साल का ₹1,00,000 तो कमाए ही कमाए, तभी लखपति दीदी बोला जाता है। इसके साथ साथ आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स हैं जो रूरल ग्रुप्स को लिंक करते हैं बैंक्स के साथ। सरस मेलास किए जाते हैं जिससे देखिए विमेन एक तो ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स अगर वो कुछ भी बना रही है बेचेंगी कहाँ, प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वो सरस मेला है। अब उनको बनाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी सेट अप पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर 26-27 टर्म विद इट्स ड्यूटीज टेकिंग इफेक्ट रेट्रोएक्टिवली फ्रॉम April 21, 2026। तो ये जो आपकी कमेटी है इसके चेयरपर्सन रहेंगे डॉक्टर दगुबती पुरांदेश्वरी। ये MP हैं और सीनियर लीडर हैं BJP से। और जो आपकी ये कमेटी है ना ये देखो ये कब से इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई थी, तो आपके 11th लोकसभा के टाइम में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई थी April 29, 1997 में। एक साल के लिए बनाई जाती है और हर साल आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जैसे हम लोगों ने बाकी कमेटीज़ आपकी देखी थी पार्लियामेंट की। चलिए 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब 30 मेंबर्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, 20 मेंबर्स तो आपके होंगे लोकसभा से, जो लोकसभा के स्पीकर चुनेंगे कौन रहेंगे। इसमें अब आपकी जो करंट कमेटी है इसमें आपके जैसे बहुत आप हाई प्रोफाइल लीडर्स हेमा मालिनी जी, हरसिमरत कौर बादल जी, इकरा चौधरी जी, ये सब बनी है पार्ट। देन 10 मेंबर्स आपके लिए जाते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के चेयरमैन उन्हें नॉमिनेट करते हैं। इसमें आपके जैसे सुधा मूर्ति जी, PT उषा जी, स्वाति मलिवाल जी को चुना गया है। तो काफ़ी अच्छी देखिए इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। देन ये देखिए इनका काम क्या है, ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट के लिए सारे काम करना। इसके साथ साथ आपका जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है उसकी भी पूरी रिपोर्ट्स देखना और बताना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको क्या विमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग फील्ड्स में स्कीम्स बनानी चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ ऑफिशियली रूल्ड दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI जिसे हम बोलते हैं डज नॉट काउंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट 2005। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। किसी को भी अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग अपने एग्जाम के लिए भी तो RTI डालते हो ना कि डेट कब आएगी, तो इसमें क्या है इसका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन H है ना RTI एक्ट का, वो बताता है पब्लिक अथॉरिटी क्या है, किससे आप इस एक्ट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो 30 दिन में उन्हें रिप्लाई करना होता है। अब देखो इसमें क्या है, आपकी जो मेन एपिलेट बॉडी है ना वो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है और उन्होंने ही रूल किया है कि BCCI एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, कोई भी बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, जैसे खुद आपकी CIC हो गई है ना, आपकी इलेक्शन कमीशन हो गई, कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लॉ से बनी है ना, जैसे हमारा RBI हो गया, एक्ट से पास हुआ है। देन कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बॉडी बनाई गई है, कोई भी आपकी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ओन या कंट्रोल करती है, उनका स्टेक है, जैसे SBI हो जाता है हमारा। देन फंडेड NGOs भी इसमें आती हैं, तो कोई भी प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट ग्रुप्स जिन्हें अमाउंट काफ़ी पब्लिक फंड से अमाउंट दिया जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो लोगों का पैसा है, तो वो भी आपकी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। इसके अलावा कोई भी नहीं आएगी क्योंकि BCCI का क्या है, वो किसी भी गवर्नमेंट एक तो देखो लॉ या उससे नहीं बना है, तो इसलिए वो पब्लिक अथॉरिटीज़ में नहीं आता है। देन है गवर्नमेंट लॉन्चेस 175 करोड़ रुपीज़ कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन टू बूस्ट लोकल फार्मिंग। देखो कभी कभी ना वैसे RBI में कम चांसेस होते हैं लोकल न्यूज़ पूछें, पर आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछ लेते हैं स्टेट लेवल की न्यूज़। तो इसमें बेसिकली देखो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक तो अमाउंट याद रखो कि मिशन कहाँ कहाँ है, स्टेट वगैरह याद रख लो। चलिए ये हमें पता ही चल रहा है नागालैंड में जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। अब इसमें क्या है, इन्होंने ना 2 विलेजेस को अभी पायलट लेवल पे चूज़ किया है। तो तुओफेमा विलेज यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी में स्पेशलाइज करेंगे और घोतौवी विलेज जहाँ पे रोबस्टा कॉफ़ी पे ये स्पेशलाइज करेंगे।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अपडेटेड सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2009 बाय ऑफिशियली इंट्रोड्यूसिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026। तो देखो इन रूल से ना इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आपका आया था ना उसको चेंज किया। उसमें क्या चेंजेस किया है कि कोई भी अगर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है ना तो उनको एक ऑफिशियल रिटन डिक्लेरेशन देनी है। ठीक है, क्या देनी है कि क्या उनके पास कोई अभी करंटली वैलिड पासपोर्ट है किसी भी कंट्री का या फिर एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, किन कंट्रीज से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। अब इसकी आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। क्योंकि ये क्यों है कि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ना 2019 का, उसमें क्या कहा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ईजिली मिल जाएगी, जिनको भी आपकी जो कंट्रीज़ हैं, गिवन कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वहाँ पर उनके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है। तो इसमें आपकी कम्युनिटीज़ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को दिया जाता है इसके अंतर्गत सिटीजनशिप, और उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से कोई होनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या है, तो ये उन्हीं पर अप्लाई होता है जो इंडिया में एंटर कर चुके हैं बिफोर December 31, 2014। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटका इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट पोर्टल टू ट्रैक सब स्टैंडर्ड मेडिसिन एंड रेगुलेट नार्कोटिक ड्रग्स। तो उन्होंने पहली बार ये ऐसा लॉन्च किया है कोई पोर्टल किसी स्टेट ने। तो इसमें आपके नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स को और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को पूरा रेगुलेट किया जाएगा, पूरा देखा जाएगा रियल टाइम में। और ये पोर्टल जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है आपकी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भोपाल इंस्टॉल्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एल्गी ट्री टू फाइट एयर पॉल्यूशन एट स्वामी विवेकानंदा पार्क। बहुत अच्छी न्यूज़ है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखो बनाया किसने है, इस ट्री को मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने बनाया है। और इसमें क्या है, एक जो ट्री है ना वो जो 25 बिल्कुल मेच्योर ट्रीज होते हैं ना, वो जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा उतना ये एक ट्री करेगा। मतलब कितना देख लो फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये एयर पॉल्यूशन में आपके जो टॉक्सिक पर्टिकुलेट मैटर होता है उसको भी कम करता है बाय 45 to 55% अपने 15 मीटर रेडियस में। एंड जाना ज़रूर, अगर कोई भी भोपाल में रहता है ये ट्री देख कर आना। एंड हाँ देखिए, हर साल ना आपका इवन कि एक ट्री 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब देखो कितना बेनिफिशियल है ये। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी अनाउंस्ड अ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इन आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने पॉलिसी लॉन्च की है कि अगर कोई तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उसे 30,000 और चौथा बच्चा तो 40,000। क्योंकि देखो इन्होंने ना आपके चाइना वगैरह के मॉडल से सीखा है कि वहाँ पर ना एजड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, यंग कम हो गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से। और उसके बाद क्या होता है, जो एजड पॉपुलेशन होती है ना उनका ऑब्वियसली उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको आपको सोशल सिक्योरिटी इनकम भी देनी है, उनकी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी है। और कमाने वाली पॉपुलेशन कौन सी है, यंग है। अब वो ही ख़त्म हो जाएगी तो आप कैसे पॉपुलेशन को संभालोगे। इसके लिए इन्होंने ये पहले ही एक उनसे सीख लेते हुए इन्होंने कहा है कि हमने अर्ली स्कीम लॉन्च कर दी है। सो आपकी देखो इंडिया का ना इस टाइम जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन चल रहा है, तो पर वुमेन आपका टोटल फर्टिलिटी रेट ना 2.1 का है। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे गिरेगा ना 2 से, तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए आंध्र प्रदेश इंटरवीन अर्ली कर रहा है। नेक्स्ट है, पूरी वेलकम्स नीमापारा पाठ उत्सव 2026। तो ये आपके ओडिशा के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रावती पारिदा जी ने इनॉग्रेट किया है इस उत्सव को नीमपारा में। सो ये एक स्ट्रीट फेस्टिवल होता है उनका, इसमें पूरा ओडिया कल्चर दिखाया जाता है, ट्राइबल डांसेस वगैरह सब कुछ होते हैं। और इस जो आपका उत्सव है इसके ऑफिशियल मैस्कॉट है उत्कर्ष घोड़ा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, द हाईएस्ट ऑनर स्वीडन कैन बिस्टो अपॉन अ फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो अवार्ड है ये दिया किसने है हमारे प्रधानमंत्री जी को, विक्टोरिया जो क्राउन प्रिंसेस है ऑफ स्वीडन। देखो ये क्या है, ये आपका 18th सेंचुरी से ये अवार्ड बना हुआ है, स्वीडन का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑर्डर है। और ये क्या होता है, ये ना आपका हाईएस्ट रिकॉग्निशन है जो स्वीडन किसी भी फॉरेन लीडर को देता है कि उन्होंने बहुत आपके स्वीडन के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे हैं, पब्लिक सर्विस में बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट इनको एक और अवार्ड मिला है, देखो क्योंकि अभी आपको पता है कि कंट्रीज़ की विजिट पे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो नॉर्वे का भी मिल गया है, स्वीडन का भी मिल गया। नाम याद रखना कि कौन सा किस कंट्री का था।
अब ये उनको किसने दिया है, तो हिज मेजेस्टी किंग हेराल्ड फिफ्थ ऑफ नॉर्वे ने दिया है। एंड ये जो है आपका, ये बात याद रखना, उनको 32nd इंटरनेशनल अवार्ड हो गए हैं। तो जो ऊपर वाला था वो 31st था स्वीडन वाला, अब ये नॉर्वेजियन वाला मिला के टोटल 32nd इंटरनेशनल अवार्ड्स हमारे प्रधानमंत्री को अभी तक मिल चुके हैं। मतलब देखो ये ना, आप कह रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, पर ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो आप कल को ना जैसे सरकार में जाके काम करोगे तो आपको ना ये चीज़ों के फ़ायदे पता होना चाहिए। चलिए, ये जो है आपका रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये आपका 1985 में इंस्टीट्यूट किया गया था, किंग ऑलफ फिफ्थ ने इसको बनाया था। और ये 5 क्लासेस में आपके दिया जाता है, ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर, ऑफिसर एंड नाइट। तो ग्रैंड क्रॉस दिया गया जो हाईएस्ट है। नेक्स्ट है मेजर माइलस्टोन्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट टू दी नेदरलैंड्स। तो देखो जो विजिट कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे हो रहे हैं हमें, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेदरलैंड्स के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए हैं हमें। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर्स विद ASML फॉर गुजरात सेमीकंडक्टर प्लांट। तो देखो सेमीकंडक्टर इज़ द फ्यूचर, हर चीज़ में लगना है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पार्टनरशिप साइन की है, ये डच टेक जायंट है ASML, वो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएंगे धुलेरा गुजरात में। टोटल आपका 11 बिलियन USD का प्रोजेक्ट ये लगेगा, और इसमें 300 mm वेफर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चिप्स बनाए जाएंगे। और देखो आगे वो स्मार्टफोन्स, कार्स, AI सिस्टम सब में यूज़ होंगे। इसके साथ साथ देखो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ना ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ भी टीम अप किया है, ठीक है, यहीं के लिए, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है हिस्टोरिक चोला कॉपर प्लेट्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 300 ईयर्स। तो ये भी आपकी नेदरलैंड्स में थी, तो उनसे बात करके 300 साल बाद सोचो हमारी कॉपर प्लेट्स हमारे पास आ रही हैं। सो ये हैं आपकी 21 लार्ज एंड 3 स्मॉल कॉपर प्लेट्स रहेंगी। ये आपकी राजा राजा चोला वन एंड राजेंद्र चोला वन के पीरियड से रिलेटेड है, और इनमें ना तमिल और संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड नॉर्वे लॉन्च ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो नेदरलैंड्स के साथ हमने देख लिया, अब नॉर्वे के साथ भी देख लेते हैं। तो कल भी देखिए, हमने पिछली क्लास में भी आपके देखे थे UAE के साथ, तो बहुत ही मेजर आपके साइन हुए थे। चलिए नॉर्वे के साथ हमारा ग्रीन फोकस ज़्यादा रहा है। सो जॉइंट डेवलपमेंट हम लोग क्लीन एनर्जी की करेंगे, आपका मैरीन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, सब कुछ इको फ्रेंडली इसमें रिलेटेड उन्होंने बात की है शिपिंग के लिए। देन इसके साथ साथ नॉर्वे ने ये भी कहा है कि वो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है उसे वो लॉन्च करेंगे। देखो इस इनिशिएटिव को ना इंडिया ने 2019 ईस्ट एशिया समिट में लॉन्च किया था, और जो इंडिया की एक सागर पॉलिसी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी का एक तरह से एक्सपेंशन है जिस पे हम बातचीत करते हैं इस इनिशिएटिव में। इसके साथ साथ आपकी दोनों कंट्रीज़ ने लीगल फ्रेमवर्क भी साइन किया है टू कोलैबोरेट हैविली ऑन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, AI एंड शेयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो DPI तो इंडिया का जो है ना वर्ल्ड में सच में बहुत अच्छा है। देन इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें नॉर्वे भी आपका एक पार्ट है, हमने ये देखो पिछले आपकी कुछ क्लासेस में EFTA के बारे में पूरा मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने भी मिलके आपका टेपा किया है, विच इज साइन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ इंजेक्ट किए जाएंगे इंडिया में इनटू इकोनॉमिक कॉपरेशन। और इसके साथ साथ आपके MOUs डिफरेंट डिफरेंट स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर वगैरह में साइन हुए हैं। चलो थोड़ा ना इवॉल्विंग रिलेशनशिप भी देख लेते हैं नॉर्वे के साथ हमारा कैसा रहा है। तो देखो दोनों नेशंस एक तो ग्रीन पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, दूसरा है ब्लू इकोनॉमी पे भी बहुत काम कर रहे हैं। सो ओशन प्रोजेक्ट्स मिलके लगा रहे हैं, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करेंगे, डीप मेरीन इकोसिस्टम अकाउंटिंग पे काम करेंगे। इसके साथ साथ नॉर्वे जो है ना, इंडिया का एक पोलर साइंटिफिक आपका ना प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सो इंडिया ने ना हिमाद्री एस्टैब्लिश किया था। सो फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, जो जुलाई 2008 से नॉर्वे में एस्टैब्लिश्ड है। और इसमें क्या है आपका, तभी देखिए बहुत अच्छे नॉर्वे से यानी हमारे रिलेशनशिप्स है कि हमारा हिमाद्री वहाँ लोकेटेड है। एंड आपका देखिए इसके साथ साथ ना ऑब्जर्वर स्टेटस भी है इंडिया का इन द ग्लोबल आर्कटिक काउंसिल सिंस 2013। देखिए इसके साथ साथ इसरो जो है वो नॉर्वे का देखिए एक स्वालबार्ड ग्राउंड स्टेशन है, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, उसको भी यूज़ करता है टू रिसीव क्रिटिकल सैटेलाइट डेटा डाउनलोड्स। और नॉर्वे जो है उन्होंने इंडिया को देखो हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस रिलीज इट्स लेटेस्ट स्टडी ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट टाइटल द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026, और ये इन्होंने यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लॉन्च की है। उनका 21st सेशन हुआ था ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो उसमें इन्होंने ये लॉन्च किया है। चलो रिपोर्ट का देख लेते हैं, मेन हेडलाइंस क्या हैं आपके। चलिए, ये जो रिपोर्ट है आपकी यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स और आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट मिलके उसका सेक्रेटरीट मिलके निकालता है। इसका मेजर एक फाइंडिंग पता है क्या है कि फॉरेस्ट जो हमारे कम हो रहे हैं ना वर्ल्ड ओवर, तो वो क्या है कि उसका मेजर रीज़न है आपका डिमांड फॉर फ्यूल वुड। तो अभी भी ना बहुत जगह ट्रेडिशनल फायरवुड चारकोल को यूज़ किया जाता है और उसकी वजह से आपका फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, बेसिकली आपके सब सहारन अफ्रीका या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में हम देखें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपके फॉरेस्ट काट के क्या है खेती बाड़ी के लिए ज़मीन बनाई जा रही है। और जो आपका ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है वो श्रिंक हुआ है। सो इट श्रैंक बाय 4.18 बिलियन हेक्टेयर्स इन 2015 डाउन टू 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स इन 2025। वेरी सैड न्यूज़, आई वुड से वेरी सैड न्यूज़ है ये, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब समझ रहे हो, 4.12 मिलियन हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट हर साल हम लोग खो रहे हैं। ऑक्सीजन, लोग आबादी बढ़ रही है, ऑक्सीजन का स्रोत हम कम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बुरे रीजन्स कौन से हैं हार्डेस्ट हिट, तो साउथ अमेरिका जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है, इसके बाद अफ्रीका में देखा गया है। देन आपके जो प्राइमरी फॉरेस्ट हैं जो बहुत एशियंट पुराने होते थे, जो बहुत देखो ज़रूरी है क्योंकि ना उनमें इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है और कार्बन एमिशन को वो इतना एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें भी आपके इतना ज़्यादा डिक्लाइन आया है। एंड इट्स वेरी, आई वुड से दिस इज़ अ वेरी सैड रिपोर्ट। नेक्स्ट है इंडियाज एआई कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट काल भैरव जी टू बी बिल्ट इन पोर्चुगल। तो देखिए, ये आपकी ना डिफेंस की कंपनी है, एक फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, वो इसको बनाएगी। ये कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल रहेगा जिसका नाम काल भैरव रहेगा। बेसिकली ड्रोन की तरह ही हो गया आपका, और पोर्चुगल में एक नई फैक्ट्री लगा के ये इसे बनाएंगे। तो ये देखो, ये ना एक ऑपरेशन 777 है जिसके अंतर्गत ये बनाया जाएगा। एंड इसमें क्या है, आपके 7 ग्लोबल हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे स्पैनिंग अक्रॉस 77 डिफरेंट कंट्रीज़। चलिए, इसमें ना आपका रोल कैसे डिवाइडेड रहेगा इस आपके काल भैरव जी को बनाने के लिए। द प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट एफर्ट विद यूरोपियन फर्म जिसका नाम है स्केच पिक्सल। वो फ्लाइट सिमुलेशन, एआई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब देखेगा। FWDA जो है वो फुल ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखेगा ओवर ड्रोन्स, कोर ऑटोनॉमस ब्रेन एंड फिजिकल एयरफ्रेम डिज़ाइन। चलिए, काल भैरव के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपके बिल्कुल इंडिजिनस होम ग्रोन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम बाहर से बनवाएंगे पर ये हमारा इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है। ये आपका बेसिकली मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहेगा। मतलब एयरक्राफ्ट है ये पूरा, लेकिन ये अनमैन्ड रहेगा। तो ये 3000 किलोमीटर्स तक फ्लाई कर सकता है अप टू ऑन अ सिंगल मिशन, और एयरबॉर्न रह सकता है 30 आवर्स के लिए। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नाडा जी एड्रेसेस 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा में आपकी हुई है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, ये आपका ना सबसे ऊंचा डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और ये क्या है, इसमें बेसिकली आपके सारे WHO के मेंबर्स आते हैं, उन डिसीजंस लेते हैं, डिसाइड करते हैं, और इसे कंडक्ट किया जाता है बाय WHO। और WHO हमें पता है आपकी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशंस। इसमें जो आपके सारे 194 WHO मेंबर स्टेट्स हैं वो पार्ट लेते हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स बेसिकली। एनुअली ये असेंबली कंडक्ट होती है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि वो आपका हेडक्वार्टर्ड भी है। देन फंक्शंस इसमें क्या रहते हैं, इसमें आपके WHO के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, पूरी उनकी बजट डिसाइड किया जाता है, हेल्थ पॉलिसीज़ क्या रहेगी सब डिसाइड होता है। चलिए, 79th आपकी जो है असेंबली उसके बारे में बात कर लेते हैं। May 18 से May 23 तक चलेगी, आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है। थीम है इसका रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस असेंबली को प्रिसाइड कौन कर रहे हैं, डॉक्टर विक्टर अताहुल्ला लाजम, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, और अलॉन्ग विद WHO डायरेक्टर जनरल जो कि अभी हैं डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम घेब्रियोस। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी जी विजिट्स द फेमस अफस्लूइट दिजिक डैम इन नेदरलैंड। सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है बिल्कुल गलत हो।
देन ये जो डैम है आपका, ये 32 किलोमीटर लॉन्ग डैम है और काफ़ी बड़ा है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है डैम्स का इन फ्लड प्रोटेक्शन एंड टर्निंग वाटर इनटू यूजेबल लैंड। चलिए ये काम कैसे करता है देखते हैं। तो ये बेसिकली ना नेदरलैंड्स को नॉर्थ सी से बहुत तेज़ वेव्स आती है, उससे बचाने के लिए बनाया गया है। एंड तो ये ना डैम याद रख लेना और लोकेशन याद रख लेना। नेक्स्ट है डुकोनो वॉल्केनो, ये आपका इंडोनेशिया में लोकेटेड है। आपकी रिसेंटली इरप्शन हुई है इसमें। सो 1087 मीटर टॉल है, माउंट डुकोनो है इसको बेसिकली बोलते हैं। ये हैल्महेरा आइलैंड जो आपका नॉर्थ मालुकू रीजन है इंडोनेशिया के, उसमें ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है ईरान हैज़ लॉन्च अ न्यू गवर्नमेंट एजेंसी कॉल्ड पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। मतलब तुम्हारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना हमारा, उसकी अब पूरी अथॉरिटी भी बना दी है। सो अब वो कह रहे हैं कि एक ये जो अथॉरिटी होगी ये पूरा ओवरसी करेगी, रेगुलेट करेगी, मैनेज करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट रूट्स है में से एक है। चलिए अब जितनी भी कार्गो शिप्स, कमर्शियल वेसल्स इसमें से जाएंगे उनको डायरेक्टिव्स मानने पड़ेंगे इस अथॉरिटी के, और उनको ट्रांजिट परमिट्स भी लेने पड़ेंगे। और यही अथॉरिटी डिसाइड करेगी वेदर दे विल पास और नॉट। इनके परमिट के बिना पास करना इलीगल हो जाएगा। और इवन की टोल सिस्टम भी वो लगाएंगे, तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और देखो जब टोल सिस्टम लगेगा तो और ऑयल महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कामीरीता एंड लाखपा शेरपा ब्रेक देयर ओन एवरेस्ट रिकॉर्ड्स। तो कामीरीता शेरपा जी जो हैं वो एवरेस्ट मैन भी कहलाते हैं, क्योंकि वो 32nd टाइम चढ़े हैं। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड भी उनका ही था, उन्होंने ही अब दोबारा से तोड़ा है। इसके साथ साथ लाखपा शेरपा जी, उन्होंने आपका माउंटेन वुमेन उनको कहा जाता है, वो 11th टाइम चढ़ी हैं, उन्होंने भी अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है। देन है WHO डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक अ ग्लोबल इमरजेंसी। तो आपका इबोला का आउटब्रेक हुआ है अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने इसको ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। और ये जो है ना इस बार स्ट्रेन आपका बूंदी बुगियो स्ट्रेन है, तो ये अलग से एक रेयर वेरिएंट है, इसकी कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो इबोला क्या होता है, ये बहुत ना फेटल डिजीज़ है ह्यूमंस के लिए। इसको पहले तो ये ना एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होता है इसका। ये वाइल्ड एनिमल्स में इसका वायरस पाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाता है जब भी इन्फेक्टेड वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि फ्रूट बैट्स, पॉक्यूपाइंस से कोई भी ह्यूमन कंटैक्ट में आता है। उसके बाद जो जिस एक ह्यूमन में आ गया वो आगे ह्यूमन टू ह्यूमन भी इन्फेक्ट करता है। एंड ये आपके ब्लड सिक्रेशन, ऑर्गन्स या बॉडीली फ्लूइड्स किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये अगले पर्सन को हो जाता है। नेक्स्ट है एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 आपकी महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर में हुई है, गुजरात। लोकेशन याद रखना। फर्स्ट प्लेस चाइना को मिली है, 41 मेडल्स आए हैं उनके पास। सेकंड नॉर्थ कोरिया, थर्ड आपका चाइनीज़ ताइपाई को मिली है। एंड इंडिया को जो है टोटल 10 मेडल्स मिले हैं, 1 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। ऑर्गेनाइज इस इवेंट को किया था इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने। और आपका जो है ये 54th एडिशन था मेन के लिए और 35th एडिशन था विमेन के लिए। इंडिया में जो सिल्वर मेडल आया है वो ज्ञानेश्वरी यादव जी को आया है, विमेन 53 kg कैटेगरी में। चलिए 83rd एडिशन ऑफ इटालियन ओपन 2026 रोम इटली में हुआ है आपका। तो इसमें जो मेन सिंगल हैं उसमें इटली के जैनिक सिनर जी ने नॉर्वे के कैस्पर रड जी को हराया है। और विमेन सिंगल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना जी ने USA की कोको गॉफ को हराया है। नेक्स्ट है श्री सौरभ विजय जी एज्यूम्स चार्ज एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, जो हमारा आधार का करता धरता है। सौरभ विजय जी 1998 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने May 18 से ये चार्ज लिया है। और UIDAI के CEO होने से पहले ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर थे इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और इनसे पहले जो थे भुवनेश कुमार जी CEO थे, और वो अब क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के सेक्रेटरी बन गए हैं, तो अब श्री सौरभ विजय जी UIDAI को हेड करेंगे। चलिए डेज आ गए अब आपके। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर विद पीस May 16 को हर साल मनाया जाता है। थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकन्सिलिएशन। देखो डे का क्या है, ऑब्वियसली पीस से रहना, हार्मनी से रहना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके रहना। फाउंडिंग बॉडी है इसकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने इसको ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया था और पहली बार ये May 16, 2018 में बनाया गया था। 2017 में रेजोल्यूशन पास हुआ था UNGA रेजोल्यूशन 72/130 इसके लिए।
नेक्स्ट नेशनल डेंगी डे, तो ये आपका मई 16 को हर साल मनाया जाता है। देखो अभी फैला भी हुआ है कहीं कहीं जगह ये इंडिया में। सो थीम है 2026 की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगी कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। तो इसमें क्या है, लोगों को पूरा अवेयर करना कि फीवर कैसे होता है, आपको क्या एक्शन करना है, आपको ऑब्वियसली मच्छर ना आए तो उसके लिए पूरा आप कवर्ड रहें, और दूसरा पानी ना कहीं खुला छोड़ें। तो इसी से सब लोगों को सिखाया जाता है कि मॉस्किटो को हम कैसे उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करें। फाउंडिंग बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो जब नेशनल लगेगा तो यानी इंडिया की ही कोई बॉडी होगी। पहली बार 2010 में इन्होंने ये लॉन्च किया था डे, और उसके बाद आपका 2016 से इसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो ये आपका मई 17 हर साल मनाया जाता है। थीम है 2026 के लिए कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। क्योंकि देखो पता ही नहीं चलता है, बीपी एकदम से हाई हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता हमें हाइपरटेंशन है। सो इसका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसके लिए ये बेसिकली दिन बनाया गया है। फाउंडिंग बॉडी है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, जो कि आपकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो 85 नेशनल हाइपरटेंशन सोसाइटीज़ और लीग्स को रिप्रेजेंट करती है। और इन्होंने देखो ये पहले मई 14, 2005 में लॉन्च किया था ये दिवस, और 2006 से उसके बाद आपके इसको परमानेंटली मई 17 को मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, तो हर साल मई 17 को मनाया जाता है। थीम है इस साल की डिजिटल लाइफलाइन, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना, डिजिटल सोसाइटी के बारे में बताना, डिजिटल इंक्लूजन को बूस्ट करना, वो सब कुछ इसमें रहता है। अब देखो इसका ना पूरा ना एक टाइमलाइन था इस्टेब्लिश होने का। इस्टेब्लिश तो इसको किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, ऑब्वियसली ITU ही करेगी, और उन्होंने इसके लिए फर्स्ट क्यों इस दिन को चुना, क्योंकि इस दिन आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राम कन्वेंशन साइन हुआ था पेरिस में 1865 को। चलिए ये ना पूरी ना प्रोसेस कैसे रही, पहले ना ITU ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इस्टेब्लिश किया था 1973 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, UNGA ने 2006 में कहा कि अब उन्होंने एक वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी करी, तो उन्होंने वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे इसे बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करके फाइनली ITU ने क्या कहा कि ये दो हैं, दोनों अलग अलग क्या मनाने हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन 68 फाइल आपका पास किया, जिससे आपका फाइनली अभी कहलाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे।